हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद वर्ड्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉलिड स्टेट। एक बार हम उसको ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा लास्ट मिनट रिवीजन हो सके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। आपको ये तो पता ही होगा सॉलिड्स होते क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड्स होते क्या है। उनका एक डेफिनेट मास होता है। मान लो एक क्यूब का बॉक्स, कुछ भी, जैसे आप टेबल ले लो, वो एक सॉलिड है। उसको हम ऐसे शेप चेंज नहीं कर सकते। उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है, और वो थोड़ा रिजिड मतलब हार्ड होता है। टेबल को आप टच करने से उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एकदम फिक्स अमाउंट में एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। एक और चीज जो इस चैप्टर में नहीं है, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा बहुत ज्यादा होता है। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, जो विंडो के ग्लास होते हैं, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती है, उनके थोड़े मिल्की मिल्की से फील होते हैं। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू इफेक्ट कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है? ये दिन में हमारी बहुत गर्मी हो जाती है, रात को ठंड। इस वजह से ये जो विंडो ग्लास है हमारे थोड़े मिल्की लगने लगते हैं। ग्लास के अंदर हमारा थोड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाता है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, विंडो के ग्लास जो होते हैं वो नीचे से थोड़े मोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास हमारा एक ट्रू सॉलिड नहीं होता। ये एक हमारा होता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। जिसकी बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है, मतलब बहुत फ्लो नहीं कर सकता वो बिल्कुल भी इजीली, एंड हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसलिए विंडो ग्लास थोड़ा फ्लो कर लेता है, इसलिए वो नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में हमारा डिफरेंस क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है? जिसमें रेगुलर फैशन में एकदम सब कुछ रेगुलर फैशन में अरेंज होता है, और एमॉर्फस सॉलिड्स जिसमें कुछ भी रेगुलर नहीं होता, कभी इधर मॉलिक्यूल कभी इधर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक। मैंने साइड में लिखा है क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज, सॉरी एनाइसोट्रॉपिक में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, सब में बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। और आइसोट्रॉपिक मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, और अमॉर्फस वे उनके मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पॉइंट में भूल गई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स और अमॉर्फस स्यूडो सॉलिड्स। देखो यहाँ पे आया स्यूडो सॉलिड्स, यहाँ साइड में लिखा है सुपर कोल्ड सॉलिड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी, इन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। एक और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में बहुत बार आता होगा, व्हाई क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन? SiO2 मतलब क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन माना जाता है, बल्कि सिलिका जेल वो अमॉर्फस SiO2 माना जाता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है SiO2, जबकि क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलाइन माना जाता है, और सिलिका ग्लास वो अमॉर्फस माना जाता है। रीजन क्या है? SiO2 में, क्वार्ट्ज में, SiO2 मतलब स्ट्रक्चर तो मतलब दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, तो हम क्वार्ट्ज में देखते हैं। इसमें SiO4 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से लिंक होता है रेगुलर मैनर में। बट जब हम उनको मेल्ट करते हैं और फिर दोबारा से एकदम से कूल करते हैं, इट गिव्स ग्लास इन विच SiO4 टेट्राहेड्रल आर रैंडमली जॉइंड। सबसे पहले वे रेगुलरली फैशन में जॉइंड होते हैं, उसके बाद फिर एकदम से मेल्टिंग करने पे, रैपिड कूलिंग के बाद वे थोड़े रैंडमली जॉइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन SiO2 मानते हैं और सिलिका ग्लास को अमॉर्फस SiO2। ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। सो इसको देखते हैं एक बार। तो चलिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के 3 सब पार्ट्स भी होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। सबसे पहले आयनिक में देखते हैं। आयनिक के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है कि आयंस होते हैं। आयंस कैसे बॉन्ड होता है, कौन से फोर्स से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और इसके एग्जांपल आपको लर्न करने होंगे, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों बॉन्ड होकर एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ZnS एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, और CaF2। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, CaCl2 और भी बाकी। सेकंड देखते हैं हम कोवलेंट। कोवलेंट कौन से
पार्टिकल से बॉन्ड होता है एटम्स। एटम्स में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है हमारी? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड से हमें देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल SiO2 है हमारे पास, SiC है और डायमंड है। डायमंड का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, वो कोवलेंट बॉन्डेड होता है। अब हम थर्ड देखते हैं मेटलिक। मेटलिक में हमारे होते हैं कर्नल्स। कर्नल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आपने सुना होगा कि कर्नल्स पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस माने जाते हैं। ये कौन सी बॉन्डिंग से होते हैं? मेटलिक बॉन्डिंग। जैसे मेटल्स नाम है मेटलिक, वैसी मेटलिक बॉन्डिंग होती है। और इसके एग्जांपल्स कुछ मेटल्स इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर। ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है इसमें मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स। पर इसके 3 सब डिविजन है जो इसके हिसाब से बॉन्डिंग बताते हैं। जैसे नॉन पोलर की हमारी लंदन फोर्सेज होती है, पोलर की डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले नॉन पोलर के, मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल आयोडीन, हाइड्रोजन, मीथेन हमारा CH4 हो गया। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जैसे HCl हमारा SO2 और हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होता है वो हमारा H2O विच इज प्रेजेंट इन आइस। H2O वाटर की फॉर्म में नहीं, H2O आइस की फॉर्म में। अब हम एक नेक्स्ट फेज में चलते हैं इस चैप्टर की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है। The smallest 3D portion of a complete space lattice, which when repeated again and again form crystal lattice. मान लो आपके पास छोटी छोटी ईंट है, मतलब ईंट है काफी सारी, तो उन्हें जोड़ जोड़कर आप एक दीवार बना देते हो। तो आप इसमें ये मानो ईंट आपके पास है यूनिट सेल, और जो आपकी दीवार बन जाती है बहुत बड़ी, वो हो जाती है तुम्हारी क्रिस्टल लैटिस। आ गया होगा आपको इसे समझ। अब हम क्रिस्टल लैटिस देखते हैं, वही होता है वो दीवार जो बन जाती है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल। यूनिट सेल को एक अलग अलग तरीके से रखना और उसका एक क्रिस्टल लैटिस बनाना, वही होता है ब्रिक्स जॉइन टू फॉर्म वॉल्स। यूनिट सेल हमारी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि हमारी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जिसमें कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं सारे एटम्स। जो हमारी नॉन प्रिमिटिव होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है मेन, FCC, BCC और एंड सेंटर्ड। FCC मतलब फेस सेंटर्ड और BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। FCC का नाम से पता चल रहा है फेस सेंटर्ड मतलब कॉर्नर पे तो सारी जगह होते ही है, कॉर्नर तो आप मान के चलो, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। क्यूब के हर एक फेस के सेंटर में एक एटम होता है हमारा। अब हम BCC का देखते हैं बॉडी सेंटर्ड, मतलब कॉर्नर पे तो है ही और फिर हम सेंटर ऑफ ईच बॉडी। फिर एंड सेंटर्ड, कॉर्नर पे प्लस सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। ये थोड़ा अलग है, मतलब नाम से मैच नहीं हो रहा है, तो ये इजीली ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। ये मेन चीज कुछ ऐसी है, ये मैंने लिखी थी। ये क्या होता है क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें कितनी होती है, क्योंकि आगे जाके ना आपको कैलकुलेट करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में, तो उसमें कैलकुलेट करना होता है। क्यूब में हमारी 4 बॉडी डायग्राम होती है, 8 corners, 6 faces, 12 edges, 12 face diagonals, 1 body center और 2 alternate faces होते हैं उसके। ये अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं इनमें। SCC में मैंने बताया था सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है। कॉर्नर्स मतलब 1/8 पार्ट मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब में, इक्वल्स टू 1। FCC इसका दूसरा नाम होता है CCP, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में CCP दिख जाएगा ऊपर, तो हो जाता है कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर्स मतलब यही जो पहले किया हमने 1/8 × 8 प्लस 1/2 पार्ट इंटू 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो हमारा टोटल हो गया 4। ये चीज हमें लर्न करनी पड़ेगी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ये लर्न कर लेना आप। अब BCC का देखते हैं, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, मतलब कॉर्नर्स के लिए 1/8 × 8 प्लस बॉडी सेंटर के लिए भी 1, क्योंकि एक ही सेंटर होता है पूरे क्यूब में, तो इक्वल्स टू 2। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। बस कर लेते हैं जैसे हमने अभी करा 1/8, 1/2 और 1/8 कॉर्नर्स पे, तो हम कॉर्नर पे हमेशा लेते हैं 1/8, फेस सेंटर पे 1/2, बॉडी सेंटर पे 1
फेस डायगोनल पे 1/2, बॉडी डायगोनल पे 1, एज सेंटर पे 1/4। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की ना हर एक चैप्टर में आपको डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विथ विच इट इज इन कॉन्टेक्ट, मतलब जो पास में जो हमारे नेबरिंग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो एटम्स पास होते हैं जिससे वो कॉन्टेक्ट में है, सिर्फ उतने ही हम काउंट करते हैं और वही काउंट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर। अब हमारे क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, 1D, 2D और 3D। 1D में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 रहता है। 2D के भी 2 टाइप्स होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर में हमें माना मतलब हम बोलते हैं उसको AA टाइप का, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और हेक्सागोनल में AB टाइप, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके डिटेल स्ट्रक्चर एक बार आप देख लेना NCERT से, बाकी अगर शॉर्ट में चाहिए तो ये नोट सफिशिएंट है, पर NCERT से एक बार फिगर जरूर देख लेना। थर्ड देखते हैं हम 3D टाइप, AAA टाइप। 3D स्ट्रक्चर होता है मतलब AAA टाइप, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब ये वॉइड्स का कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है पर इजी होता है अगर एक बार आ जाए तो। हमें देखना है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी प्रेजेंट होती है एज सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होती है हमारी, और टोटल ये नंबर ही हमारी 4 होती है। ये लर्न कर लेना आप एक बार। और हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, तो टोटल हमारी हो जाती है 8। अब फॉर्मूला मेकिंग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि Q है हमारा ऑक्साइड आयन, और A गिवन है हाफ TV और B गिवन है हाफ OV। इधर TV मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड और OV मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम इसमें ना ऐसे कर लेंगे, O नेगेटिव आयन मतलब हम ऑक्साइड आयन को मान लेते हैं 1 है वो हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड 2, क्योंकि फॉर्मूले से देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1। अब हम लेंगे A इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमेशा याद रखना कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डबल होती है। आपने इधर देखा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 और टेट्राहेड्रल 8। तो हमने फॉर्मूला निकाला इधर A इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा, B आ गया हाफ इंटू 1 इक्वल्स टू हाफ। तो हमारा फॉर्मूला इससे क्या बन जाता है, A1 B हाफ O1। तो हम इसको राउंड फिगर में करने के लिए, मतलब हाफ में ना आए तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बन जाता है A2 BO2। तो फाइनल हमारा आंसर ये हो गया। आई होप ऐसे आंसर अगर एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप कर दोगे इजीली। अब हम सबकी पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। SCC A इक्वल्स टू 2R इक्वल्स टू D, इसका एक पूरा प्रूफ भी है, वो भी आप NCERT से देख सकते हो, पर शॉर्ट के लिए ये इतना काफी है। A इक्वल्स टू 2R इक्वल्स टू D। इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल, 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। अब मैंने फर्स्ट वाले का प्रूफ करके दिखा दिया है कि इसमें परसेंटेज निकालनी है हमें पैकिंग फ्रैक्शन की। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने सबसे पहले निकाला। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का A क्यूब, A की हमने वैल्यू क्या ली थी 2R, तो 2R का क्यूब इज इक्वल्स टू 8R³। हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 4/3 πr³ अपॉन 8 πr³। तो इससे हमारा क्या आ गया π/6। पाई की जगह 3.14 रख के हमारा आ गया 0.524, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारे आ गया 52.4%। अब एक बार याद रखना, एग्जाम में ये भी आ जाता है कभी कभी, हाउ मच इज रिमेनिंग, तो उसमें याद रखना आपको 100 से माइनस करना होगा इसको। गलती से ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 52.4 भी मिलेगा, पर याद रखना कि 47.6 होगा इसका आंसर अगर रिमेनिंग पूछता है तो। अब हम देखते हैं FCC के बारे में। इसमें फॉर्मूला होता है 4R इक्वल्स टू √2A। इसमें भी इसी फॉर्मूले से हम अगर करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 74%। तो ये हमारा HCP के लिए भी वैलिड होता है, एग्जाम में आए तो ये ध्यान रखना। BCC 4R इक्वल्स टू √3A, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता है 68%। और ये चीज सभी में याद रखना, रिमेनिंग वाली, अगर रिमेनिंग पूछा जाए तो उसे 100 में से माइनस करके आंसर देना। समझ आ गया होगा इतना आपको?
अब एक बार डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा रो इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। ए क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, किसी भी वैल्यू में गिवन होता है, वो ए हो जाएगा। Z हमारी वैल्यू हो जाती है 1, 2, 3 या 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें BCC गिवन है, FCC, उसके हिसाब से Z की वैल्यू चेंज हो जाती है। M होता है हमारा मॉलिकुलर मास और N की हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो चलिए एक बार देखते हैं हम सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से होते हैं। NaCl जो हमारा CCP या FCC में माना जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और Z की वैल्यू 4। ये Z की वैल्यू आपकी उस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में यूज हो सकती है। सेकेंड होता है हमारा CSCl मतलब SCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Z की वैल्यू 1। ZnS, CCP या फिर FCC, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। नेक्स्ट है हमारा CaF2 CCP में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ना हम अलग अलग लिखते हैं कैटायंस और एनायंस का, जिसमें कैल्शियम आयन का हो जाता है 8, फ्लोराइड आयन का हो जाता है 4। अब हम देखते हैं लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक जो हमारा होता है, वो होता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स होते क्या है, सॉलिड्स में ना कभी कभी कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। दो टाइप्स के हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे स्टोकियोमेट्रिक होते हैं, इम्प्योरिटी, और फिर बाद में आते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक। फिर सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक में, इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक। ये ना नॉन आयनिक से होता है, दो टाइप्स के, वैकेंसी या फिर इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में ना कुछ स्पेस हमारी वैकेंसी, जैसे आपको पता चल रहा होगा, कुछ स्पेस खाली रह जाती है। और इंटरस्टिशियल में पार्टिकल जो होते हैं छोटी छोटी इंटरस्टिशियल साइज को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और बाय आयनिक हम देखते हैं टू टाइप्स, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी मतलब एक पेयर कैटायन या फिर एनायन का गायब हो जाता है उसमें से। अगर कोई चीज हमारी वहां से गायब हो जाएगी तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम से हमारा मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम तो वही रहने वाली है, तो इसका मतलब मास कम तो डेंसिटी भी हमारी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम NaCl या फिर CSCl। नेक्स्ट डिफेक्ट होता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें एक आयन ना अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, मतलब मास नहीं चेंज होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, तो डेंसिटी हमारी सेम रहती है। इसमें बस एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है, जिसकी वजह से एनायंस और एनायंस ज्यादा हो जाते हैं कैटायन से नंबर में। फॉर एग्जाम्पल AgCl और ZnS। और एक MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि AgBr हमारा दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी और फ्रेंकल डिफेक्ट भी। नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का दूसरा नाम है डोपिंग। इसमें एग्जाम्पल, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना। हम CaCl2 ऐड करते हैं NaCl में एज एन इम्प्योरिटी। और थर्ड देखते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इसका दूसरा नाम है बर्थेलाइट डिफेक्ट। इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस दो तरह से हो सकते हैं, या तो जो नेगेटिव है मतलब एनायंस है वो गायब हो जाए, उसकी वजह से भी तो पॉजिटिव जो है मतलब मेटल वो ज्यादा हो जाता है। ये जो होता है हमारे F सेंटर्स बन जाता है, फाब सेंटर्स। जो हमारे एनायन की साइड खाली हो गई वहां पे F सेंटर बन गए, विच आर एसोसिएटेड फॉर कलर ऑफ कंपाउंड, मतलब जो हमारे F सेंटर है ये हमारे कंपाउंड को कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर NaCl को मिल जाता है, ये क्यों मिल जाता है, F सेंटर की वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। एक्स्ट्रा कैटायंस होने से भी मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, मतलब मेटल्स ज्यादा। इसमें हम देखते हैं सबसे मेन एग्जांपल जो माना जाता है हमारा ZnO का। ZnO हमारा व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर पे, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारा येलो बन जाता है। ये देखिए इक्वेशन, ZnO गिव्स हीट में Zn आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा व्हाइट से येलो में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें A होता है कैटायन डिफिशिएंसीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। फॉर एग्जाम्पल FeO या NiO, निकल ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, और भी हमारे एक्स्ट्रा एनायंस हो जाए तो उसकी वजह से हमारा हो जाता है फॉर्म P टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। And if you want me to make a detailed video on any of the single topic,
देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये नोट्स की PDF भी चाहिए तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं इस वीडियो और आने वाले सभी वीडियोस के नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँ। इससे आपका फायदा होगा या नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग।